हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका क भाग कर रहे हैं जो कि है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता की। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल आपके एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। रोग की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दो तरह के कारक हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, जो कि विभिन्न रोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो सारणी है ये आपकी बुक में भी दी हुई है। इस पे दो तरह के कारक बताए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंतरिक कारकों की, जैसे हम कहते हैं अंतस्थ या परपोषी कारक यानी कि होस्ट फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें आयु, जेंडर, मानव जातीयता और जाति। देखिए आयु और जेंडर किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हर आयु में, हर अवस्था में हमारी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, देखिए एक जो छोटा बच्चा है उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, जो गर्भावस्था है उसमें हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, वृद्धावस्था में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो हमें जो रोग है वो आसानी से घेर लेते हैं। ठीक है, तो आयु का बहुत अधिक फर्क पड़ता है। जेंडर का कैसे फर्क पड़ता है, एक जो महिला है उसकी शारीरिक संरचना अलग होती है, पुरुष की शारीरिक संरचना अलग होती हैं, उनकी पोषण आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, पुरुष की पोषण आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। इसी तरह से अगर कोई कामकाजी है, किसी का मानसिक वर्क ज़्यादा हो रहा है, मेंटल वर्क, किसी का फिजिकल वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं जैविक कारक, जैसे कि आनुवांशिकता, रुधिर वर्ग, एंजाइम, रक्त में विभिन्न पदार्थों का स्तर जैसे कोलेस्ट्रॉल, विभिन्न अंगों और तंत्रों की कार्यक्षमता। अब ये आनुवांशिकता कैसे रोगों को प्रभावित करती है। देखिए कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, हमें अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं। जैसे हम कहें कि कोई ऐसा रोग है या कोई ऐसी बीमारी है जो हमारे परदादा को भी थी, परदादा से दादा को मिली, दादा से हमारे पिताजी को मिली और पिताजी से हमें मिली और आगे फिर हमारी संतान में भी वो ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग। जो हमारा रुधिर वर्ग है यानी ब्लड ग्रुप, उसका बहुत अधिक फर्क पड़ता है। रुधिर में जो एंजाइम होते हैं, इतना ही नहीं हमारे रक्त में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, उनका जो स्तर है उसका बहुत अधिक फर्क पड़ता है। इसलिए आपको याद होगा पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि हमें ऐसा भोजन लेना है जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नहीं बढ़े, हमारा जो मोटापा है वो नियंत्रित रहे, नहीं तो हम विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। और एक बार हमारे शरीर में मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसके बाद बहुत सारे रोग बिना निमंत्रण के हमारे शरीर को घेर लेते हैं, यानी अनइनवाइटेड होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विभिन्न अंगों और तंत्रों की कार्यक्षमता। तो हर व्यक्ति के जो अंग हैं, उनके जो तंत्र हैं, सबकी कार्यक्षमता अलग अलग होती है, सबका अपना एक सिस्टम होता है। इससे भी हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। उसके बाद हम बात करें सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं, जैसे व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, आवास, यानी कि हमारा व्यवसाय कैसा है, हम किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या हमारा फिजिकल वर्क ज़्यादा है या हमारा मेंटल वर्क यानी मानसिक कार्य हम अधिक कर रहे हैं, या जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ की स्थिति कैसे है, क्या वहाँ पर साफ सफाई है, स्वच्छता है। अगर वहाँ पे साफ सफाई और स्वच्छता है तो वहाँ पर लोगों का हमारे साथ बिहेवियर कैसा है, हमारे सामाजिक संबंध कैसे हैं। ठीक है, हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ घर पे माहौल कैसा है। अगर घर में तनाव, कलह की स्थिति है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। अब हम बात करें जीवन शैली संबंधी कारक, जैसे पोषण, आहार, शारीरिक सक्रियता, रहन सहन की आदतें, व्यसनी पदार्थों का सेवन, मादक द्रव्य, मदिरा आदि। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीवन शैली संबंधित कारक, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, जीवन शैली कैसी है। कई लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है वो अक्सर बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें पोषक तत्व या तो है ही नहीं या है तो फिर ना के बराबर हैं। तो अब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, हमारी रोग हमें आसानी से घेर लेंगे। हम जंक फूड खाएंगे तो मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ठीक है,
और शारीरिक सक्रियता। कई बार हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि हमारे जो एक्सरसाइज है, योगा है या एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। हमारा जो वर्क है पूरा दिन बैठे रहने का है, हम सुबह लेट उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, हमारा रूटीन बिल्कुल अपसेट है। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। और साथ ही साथ हमारे रहन सहन की आदतें, हम अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे या हम पर्सनल हाइजीन का यानी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, हमारी नहाने की आदतें, ब्रश करने की आदतें और व्यसनी पदार्थों का सेवन। कहीं हम मादक पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे, हम शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब इन चीज़ों का अगर सेवन कर रहे हैं तो भी ये चीज़ें हमें बहुत अधिक हद तक प्रभावित करती है। इसलिए हमारा लाइफस्टाइल हमेशा अच्छा होना चाहिए, यानी जीवन जीने की शैली। हमें सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, हमें अपने रूटीन में व्यायाम को यानी एक्सरसाइज को, योगा को, मेडिटेशन को, इन सब चीज़ों को भी सम्मिलित करना है। इसी को हम कहते हैं स्वस्थ जीवन शैली। हमें घर का भोजन खाना है, बाहर का भोजन अगर हम खा भी रहे हैं तो रोज़ नहीं खाना है, जंक फूड हमें अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये तो है परपोषी कारक। अब हम बात कर रहे हैं बाह्य कारकों की, यानी कि पर्यावरणीय कारकों की। अब पर्यावरणीय कारकों में हम किसको सम्मिलित करते हैं? भौतिक पर्यावरण को, यानी कि जिस जगह पर हम वहाँ रह रहे हैं वहाँ की वायु, जल, मृदा, आवास, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, गर्मी, प्रकाश, शोर, विकिरण, ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। आप देखिए, हम अगर किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ चारों तरफ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उन फैक्ट्रियों का जो शोर है वो हमारे कानों पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर, हमारे कार्य करने की क्षमता पर अपना प्रभाव डालता है, बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है। और इतना ही नहीं, उन फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण निकल रहा है तो उस प्रदूषण के कारण हमें श्वास संबंधित अनेक रोग हो जाते हैं। हमारे जो अंग हैं वो अपनी सही कार्य क्षमता से सही कार्य नहीं कर पाते हैं। विकिरण का कितना प्रभाव होता है? हम कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ चारों तरफ मोबाइल टावर हैं और वो रेडिएशंस हमारे हार्ट को, हमारे दिमाग को प्रभावित कर रही हैं। कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं इनके कारण। वायु जहां पर हम रह रहे हैं कितनी प्रदूषित है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हमारा दम घुटने लग जाता है, हम सांस नहीं ले पाते। ऐसा क्यों होता है? जबकि हम खुले में होते हैं। ऐसा होता है प्रदूषित वायु के कारण। हम जहां पर रह रहे हैं वहां स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है या नहीं, आवास कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, क्या वहां पर बहुत अधिक गर्मी है या सर्दी बहुत अधिक है, या हमारा शरीर वहाँ के तापमान को सहन नहीं कर पा रहा। तो ये सारी स्थितियाँ हैं, ये हम किसके अंतर्गत लेते हैं? भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। जैविक पर्यावरण की अगर हम बात करें, मानव, अन्य सभी सजीव, जानवर, कृंतक, कीट, पादप, विषाणु, सूक्ष्म जीव, इनमें से कुछ तो क्या होते हैं? रोगजनक एजेंट होते हैं। कुछ क्या होते हैं? संक्रमण के भंडार होते हैं और कुछ मध्यस्थ वाहक और रोग वाहकों के रूप में काम करते हैं। इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी जो रूटीन की हैबिट्स हैं उनमें हम खाने को यूं ही खुला छोड़ देते हैं, खाने को ढक कर नहीं रख रहे। तो कोई कुछ मक्खियाँ हैं हमारे आसपास, वो मलमूत्र पर बैठी, अब उस मलमूत्र से वो हमारे खुले हुए खाने पर बैठी है, वो खाना हमने खा लिया तो हम रोग से युक्त हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। हमारे आसपास मच्छर अधिक हैं, हमें मलेरिया, डेंगू, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। प्लेग नामक जो बीमारी है वो किससे फैलती है? चूहों से फैलती है। तो यानी कि कुछ रोगजनक एजेंट हैं, कुछ संक्रमण के भंडार हैं और कुछ मध्यस्थ वाहकों के और रोग वाहकों के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास का भी ध्यान रखना है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक कारक बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे स्वास्थ्य को। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारे लोगों से संबंध सही नहीं है, तो भी हम बीमार हैं। फिर चाहे हम अच्छा पोषण क्यों नहीं ले रहे हैं, हम कितने ही पोषक तत्व ले लें, अच्छा भोजन ले लें, हमारी जीवन शैली कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं हैं। क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन दी है उसमें साफ साफ कहा गया है कि स्वास्थ्य का आशय है शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में भावात्मक कुशलता, सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, आदतें, आस्थाएं, मनोवृत्तियां, धर्म, जीवन शैली, स्वास्थ्य सेवाएं, हम इन सबको सम्मिलित करते हैं।
इन कारकों में स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता, पोषण तथा प्रतिरक्षण प्रमुख है। देखिए सारी की सारी बात आ जाती है प्रतिरक्षण पे या और पोषण पे। हम अच्छा पोषण लेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी अच्छी होगी और हमें किसी भी रोग की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई रोग आया, हमारी इम्यूनिटी ने उसको लड़कर उससे दूर भगा दिया है। और यहीं पर पोषण अच्छा नहीं है, हमारी इम्यूनिटी पावर वीक है, तो हम रोगों की चपेट में आसानी से आ जाएंगे। इसका आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कोरोना काल, जहां हम बार बार एक ही एक चीज़ सुनने को मिल रही थी टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको मजबूत बनानी है ताकि आप पे कोरोना अटैक नहीं करे। तो इसका केवल कोरोना में नहीं बल्कि हर रोग में हमें बचाने में हमारी इम्यूनिटी पावर हमारी हेल्प करती है। और ये आती कहाँ से है? हमारे पास पोषण से, अच्छे पोषक तत्वों से और अच्छे स्वास्थ्य से, हाइजीन से, स्वच्छता से। ठीक है, जब हम स्वास्थ्य विज्ञान की बात कर रहे हैं तो दो पहलुओं से संबंधित है, निजी और पर्यावरणीय। हमने अभी बात की थी ना, दो कारक थे, तो इसी तरह से हम दो पहलुओं की बात कर रहे हैं, पर्सनल और एनवायरमेंटल। ठीक है, स्वास्थ्य भोजन सहित मुख्यतः सामाजिक परिवेश, जीवन शैली और व्यवहार पर निर्भर करता है। बिल्कुल वही बात जिसकी हमने अभी अभी बात की थी कि स्वास्थ्य के अंदर हम केवल और केवल अच्छे भोजन को शामिल नहीं करते हैं, इसमें हमारा सामाजिक परिवेश, हमारी जीवन शैली और हमारा व्यवहार भी निर्भर करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बेवजह बात बात पर गुस्सा करते हैं, बेवजह गाली गलौज करते हैं, कलेश करते हैं, बिना मतलब तनाव से घिरे रहते हैं, निराशा से घिरे रहते हैं, बात बात में परेशान हो जाते हैं, यानी कि उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। अगर उनका शरीर भी स्वस्थ है तो वो स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। तो हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के लिए कैसा है और दूसरे हमसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। हमारा स्वास्थ्य इन कारकों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। स्वच्छता के साथ भी वह घनिष्ठ रूप से संबंध है और स्वास्थ्य के सिद्धांतों का समुचित रूप से अगर हम पालन नहीं करते हैं तो अनेक संक्रमण और कृमि ग्रसन हो सकते हैं, जिनकी अभी हमने उस टेबल में बात की थी। पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान में घरेलू स्वास्थ्य विज्ञान और सामुदायिक स्तरों पर जैव और अजैव दोनों बाह्य पदार्थ शामिल हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जल, वायु, आवास, विकिरण जैसे भौतिक कारक भी शामिल हैं। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारे चारों तरफ अगर फैक्ट्रीज हैं, हमें दूषित जल मिल रहा है तो भी हम रोगों के शिकार हो जाएंगे। दूषित वायु है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। चारों तरफ विकिरण है, रेडिएशंस ज़्यादा हैं तो हमारे हर अंग पर अपना प्रभाव डालती हैं, हम बीमार हो जाते हैं। और जैविक तत्वों की अगर हम बात करें, पौधे, जीवाणु, विषाणु, कीट, कृंतक, प्राणी और जानवर इसमें आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत सफाई की, क्योंकि हमने कहा था ना स्वास्थ्य के अंतर्गत दो पहलू हैं, निजी और पर्यावरणीय। तो निजी यानी व्यक्तिगत सफाई की हम बात करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी बच्चों कि आपको बचपन से ही बात बात पर टोका जाता है कि आपको रोज़ ब्रश करना है, दिन में 2 बार ब्रश करना है। आप कहते हो आज मेरा नहाने का मन नहीं है, तो आपको घर पे बताया जाता है नहीं, नहाना तो हमें रोज़ है। ठीक है, रोज़ हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, हमें समय समय पर अपने बाल धोने हैं, हमारे नाखून लंबे नहीं होने चाहिए, उनमें मैल फंस जाएगा, वो हमारे पेट के अंदर चला जाएगा, हमें बीमार बना देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बचपन से क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि अगर हम इनका शुरू से ही ध्यान रखते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। अगर हम बात करें हाथ धोने की, तो हमें बचपन से ही बताया जाता है हमें खाने से पहले अपने हाथ धोने हैं, खाने के बाद अपने हाथ धोने हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना काल, जब हर टीवी, हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया से हमें केवल एक ही एक बात सुनने को मिल रही थी कि हमें अपने हाथ अच्छे से धोने हैं, साबुन से धोने हैं, कुछ सेकंड्स तक धोने हैं, बार बार धोने हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दूषित हाथ अपने आँखों को छुएंगे, नाक को छुएंगे, होठों को छुएंगे, कानों को छुएंगे या उनसे खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाते हैं, राइट। और अगर हमारे हाथ स्वच्छ हैं, हमने बार बार हाथ धोने की आदत डाल रखी है, तो हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। इसी तरह से
हमें रोज़ स्वस्थ कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़े जो मैले नहीं हैं, जिनसे बदबू नहीं आ रही। रोज़ धुले हुए कपड़े पहनने हैं और कपड़े धोने के लिए भी केवल पानी का नहीं बल्कि सर्फ, डिटर्जेंट, अन्य किसी ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना है जिससे उनकी पूरी मैल कीटाणु वो रहित हो जाए। उसके बाद हमें अपनी पर्सनल हाइजीन में नाखून का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नाखून बड़े होते ही सारी दुनिया की गंदगी उसमें आ जाती है, हमारे खाने के साथ वो हमारे पेट में चली जाती है। और हम बात कर रहे हैं, हमें खांसते वक्त, छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह पर रुमाल रखना है ताकि हम दूसरों को बीमार ना करें और खुद भी बीमार नहीं हो। रोज़ नहाना है, ठीक है, ये बातें हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं। इसलिए अगर इन चीज़ों में से यानी व्यक्तिगत सफाई की जो बातें हैं इनमें से आपकी किसी में भी लैकिंग है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, कभी भी लेट नहीं होता है। आप आज से ही स्वच्छ आदतें अपना सकते हैं, ठीक है, और अपनानी भी चाहिए। अब हम बात करें पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान की, तो इसमें है पानी की आपूर्ति, केवल आपूर्ति नहीं बल्कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। क्योंकि अगर हम दूषित पेयजल का सेवन कर रहे हैं तो फिर से वही कहानी, सारे रोग हमारे पास आ जाते हैं। मानव मलमूत्र का निपटान, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, तो अगर हमने खुले में शौच किया है या मलमूत्र का निपटान सही नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो सीवेज का निपटान है, अपशिष्ट तरल पदार्थ इनका निपटान है वो किस तरह से हो रहा है। कूड़ा करकट का निपटान, ठोस पदार्थों का प्रबंधन, देखिए हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से प्रयास करती है कि हमारे चारों तरफ गंदगी नहीं हो, कूड़ा करकट है उसका सही निपटान हो जाए। स्वच्छ भारत अभियान इसी के अंतर्गत है ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें, हमें चारों तरफ स्वच्छता मिले। इसके लिए घर घर आकर भी हमसे कूड़ा एकत्रित किया जाता है ताकि कहीं पर भी चारों तरफ कूड़ा करकट एकत्रित नहीं हो, ठीक है। आवास जहाँ पर हम रह रहे हैं, क्या वहाँ डेली साफ़ सफाई हो रही है, नहीं, झाड़ू पोछा, अन्य बहुत सारी ऐसी साफ़ सफाई से संबंधित बातें हैं, स्वच्छता का वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। स्वच्छता के अभ्यास, हमारी पर्सनल हाइजीन कैसी है, जीवाणु नियंत्रित कैसा है, यानी कि आपने देखा होगा जब चारों तरफ मलेरिया का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है तो सरकार की तरफ से फोगिंग करवाई जाती है, लेकिन हमें भी ध्यान रखना होता है कि हमारे यहाँ पर कूलर में, गमलों में जल इकट्ठा नहीं हो क्योंकि फिर मलेरिया के मच्छर हमें बीमार बना देते हैं। खाद्य स्वच्छता, इसकी हम डिटेल से बात करेंगे हमारे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान के कुछ पॉइंट्स हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ऐसी पारिस्थितिक परिस्थितियों का सृजन किया जाए और बनाए रखा जा सके जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली और बीमारी की रोकथाम करने वाली हों, जिसकी हमने अभी अभी बात की। सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और विशेष रूप से मल का निपटान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें बार बार बताया जाता है कि हमें खुले में शौच नहीं जाना है, हमेशा टॉयलेट का यूज़ करना है। इसी प्रकार वायु का और जल का प्रदूषण भी चिंता का विषय है, क्योंकि वायु और जल प्रदूषण ऐसी समस्याएं हैं कि हम कितना ही अच्छा भोजन ले लें, कितना ही पौष्टिक तत्वों से युक्त हो, अगर वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है तो हम अपने आप को बीमारियों से नहीं बचा सकते हैं। और जल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि संदूषित जल अनेक रोगों का कारण है, जैसे अतिसार, कृमि ग्रसन, त्वचा, नेत्र संक्रमण, गिनी कृमि संक्रमण आदि। देखिए हम बार बार क्यों बात कर रहे हैं जल की गुणवत्ता की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो हमारी आँखों को, त्वचा को प्रभावित करते हैं और उनका सबसे बड़ा कारण होता है जल की गुणवत्ता। इसलिए हमें इन सभी कारकों का ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आहार संबंधी स्वच्छता की, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।